नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसके डिफेंस एकेडमी के अंदर। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक और टॉपिक, एक और नया टॉपिक जो कि हमने कल पढ़ा था। भारत पर जो आक्रमण हुए थे उसके अंदर हमने कल क्या क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था हमने कि जो यूनानी का आक्रमण था वो यानी कि सिकंदर का, और उसके बाद हमने पढ़ा था फारस का। पहले पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था सिकंदर का आक्रमण। अब हम पढ़ने रहेंगे झेलम का युद्ध, क्योंकि झेलम का युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे काफ़ी चीज़ें पूछी भी जाती है, इससे काफ़ी चीज़ें रिलेटेड भी है, इसलिए हम पढ़ेंगे झेलम का युद्ध। आपको ये चीज़ें समझ में तो आ रही है ना? कमेंट करके जरूर बता देना। सबसे पहले बात करें झेलम के युद्ध की, तो आप सबको इसके नाम बता दूं मैं अलग अलग। इसको हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइडेस्पिस, हाइडेस्पिस का युद्ध, पहली बात। दूसरा इसको क्या कहा जाता है? वितस्ता का युद्ध, वितस्ता का युद्ध। और तीसरा नाम मिलता है झेलम का युद्ध। अब देखो ये हुआ कैसे। सिकंदर ने जब पूरी दुनिया जीत ली थी तो उसकी नजर पड़ी भारत पर। भारत में आने के बाद में मैंने जैसे ही कल पढ़ाया, उसने कौन कौन से जीते नहीं थे, मतलब जैसे कि तक्षशिला है, हिंदूकुश है, इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसकी? सिकंदर की। तक्षशिला में राजा आम्बी, और हिंदूकुश के अंदर राजा शशिगुप्त। जब इन दोनों पे सिकंदर ने आक्रमण किया तो ये बड़ी छोटी छोटी रियासतें थी, तो इनको क्या, इनका क्या किया, इन दोनों ने क्या किया? अधीनता स्वीकार कर ली। और भी छोटी दो राजवंश थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार की थी, छोटे मोटे राजा थे। और आम्बी व शशिगुप्त ने क्या किया? स्वीकार कर लिया अधीनता। वहां पे ये लड़े भी। फिर उसके बाद में, इनके बाद में जो आगे वाला आगे वो जब बढ़ा तो उसको मिला झेलम नदी पे। झेलम नदी पे कौन मिला? राजा पोरस। मिला नहीं, मतलब जब इन दोनों को जीत लिया तो वही आगे संदेश पहुंचाया पोरस के राजा के पास कि ऐसे ऐसे है, सिकंदर आ रहा है, तो आप बता दो क्या करना चाहते हो। तो उसने बोला कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, मैं युद्ध करूंगा, युद्ध करूंगा। तो युद्ध की एक बार को जो सिकंदर है उसने इतने सारे जीत लिए, ज्यादातर लोग उसकी सिर्फ, जिसने इतनी बड़ी फारस की सेना को परास्त किया था, और ज्यादातर लोग उसके सिर्फ नाम को सुन के अधीनता स्वीकार कर लेते थे। तो उसको जब राजा पोरस ने मना किया तो कहीं ना कहीं उसका ईगो हर्ट हुआ। तो उसने वो आक्रमण करने की योजना बनाई। किसके ऊपर? पोरस के ऊपर, जो भी किसके नदी के किनारे था? झेलम और चिनाब के बीच में थे। तो झेलम नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व के अंदर। अब उस टाइम पर मैं आपको बताऊं तो झेलम नदी का जो अब नदी है, तो बारिश के दिनों में तो वो उफान पे आई, ऐसे नॉर्मली रहती है। तो जब ये युद्ध हुआ तो वो समय ऐसा ही था कि बस वर्षा ऋतु आने वाली है। पर ये जो सिकंदर है, और ये अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ पहले ही वहां पहुंच जाता है। जब पहले ही वहां पहुंच जाता है तो ये क्या करता है, जैसे कि इसके पास सेना थी, सिकंदर के पास सेना थी 40,000 पैदल सेना थी, पैदल सेना। क्योंकि जब जैसे कि इसने मान लो कि तक्षशिला के राजा आम्बी को मतलब अधीन में लिया, शशिगुप्त को अधीन में लिया, इन लोगों की सेनाएं भी इनके साथ जुड़ गई थी। 40,000 पैदल सेना थी, 5,000 घुड़सवार की सेना थी, घुड़सवार, और ऐसे ऐसे करके सेना थी। और राजा पोरस के पास थी 30,000 पैदल सेना और 4,000 घुड़सवार। हाँ, और इनके पास क्या था? और इनके पास है ना, मतलब वो अलग अलग प्रकार से बैटल करने वाली और भी सेनाएं थी। और अपने पास क्या था? अपने पास था उस टाइम पे 300 रथ और 150 हाथी। युद्ध कौशल वाले हाथी। अब ये जो राजा आम्बी था ना, इसकी थी दुश्मनी राजा पोरस के साथ।
पर इसकी बेटी का विवाह किसके साथ हुआ था? राजा पोरस के साथ ही हुआ था। राजा आम्बी की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? राजा पोरस के साथ हुआ था। और इन दोनों की ना आपसी मतभेद चलते रहते थे। अब आपसी मतभेद क्यों चलते थे? कि जिसका झेलम पे राज होगा उसका व्यापार होगा, ट्रेड होगा, पानी के थ्रू वो ज्यादा व्यापार कर पाएगा। तो इस झेलम नदी के लिए इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता रहता था। तो इन दोनों की तो वैसे ही नहीं बनती थी। तो झेलम के लिए तो ये भी यही चाहेगा कि भाई अगर झेलम सिकंदर जीत जाता है आज, तो कल को है ना मेरे को देगा, क्योंकि मैंने इसके अधीनता स्वीकार की थी, मेरे को ही संभालने के लिए देके जाएगा। अब 326 के अंदर युद्ध होता है। तो ये जो सिकंदर है ना, वो सिकंदर है ना अपनी सेना को है ना कभी इधर करता है, कभी इधर करता है। मतलब इधर उधर 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 14-15 किलोमीटर की लंबाई के अंदर जो ये नदी थी, उस एरिया के अंदर इधर उधर करता रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खड़ी है पोरस की सेना, और ये कर रहा है पोरस की सेना को कंफ्यूज, क्योंकि इसके पास सेना भी ज्यादा है, इसके पास लोग भी ज्यादा, मतलब अनुभव ज्यादा ही है, क्योंकि ये 13 साल से युद्ध लड़ता आ रहा है सबके साथ। तो 13 साल से युद्ध जब ये लड़ रहा है, तो इसके पास है ना वो जो इसके सैनिक है वो भी युद्ध लड़ रहे हैं लगातार। अब लगातार जो सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं, अब तक बच गए, तो उनके पास युद्ध कौशल कितना भयंकर होगा, उनके पास में अनुभव कितना भयंकर होगा, और अनुभव सबसे बड़ी चीज होती है। अब यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर खड़ा है अपनी 1/4 सेना के साथ, और ये 2/3 सेना के साथ इधर उधर घूम रहे हैं। अब क्या हुआ कि पोरस, मतलब जो सिकंदर था ना, वो तो बढ़ गया आगे की ओर इस साइड में। क्यों? इसलिए ताकि है ना वो नदी पार करने के लिए एक ऐसी जगह ढूंढ सके जो उसके अनुकूल हो। और यहाँ पे है ना 1/4 सेना या फिर आधी सेना यहाँ पे खड़ी करके चला गया पोरस की सेना के सामने, जिससे पोरस की सेना को ये लगे कि हाँ भाई सारी सेना यही है। पर बाद में इनको पता चला कि है ना उधर से है ना सिकंदर घुस चुका है नदी पार करके। अब हालांकि उस टाइम पे वर्षा स्टार्ट हो गई थी, तो है ना सिकंदर की सेना को बड़ा जोर है नदी पार करने में। तो 2/3 सेना को जब इधर से लेके घुसा, तो इसकी जो सेना थी इसने एक टुकड़ी भेजी अपनी सेना की, इनको रोकने के लिए, नदी पार करने के रोकने के लिए अपने बेटे के साथ इसने इधर से सेना भेजी। तो ये नदी पार कर चुके थे, और इनका क्या हुआ, युद्ध हुआ सिकंदर के बेटे के साथ। अब इसके अंदर क्या होता है कि सिकंदर के बेटा मारा जाता है, सिकंदर नहीं, पोरस का बेटा, पोरस के बेटे का युद्ध होता है सिकंदर की सेना के साथ। अब पोरस का बेटा इसके अंदर क्या होता है, मारा जाता है, युद्ध के अंदर मारा जाता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी सेना थी और भीषण युद्ध हुआ था उस टाइम पे। फिर उसके बाद में ये बात चलती है पोरस की सेना को। अब यहाँ से जितनी भी सेना थी पोरस की, ये इधर भाग जाती है वापस से इसके साथ युद्ध करने। अब इसके अंदर बराबर की टक्कर होती है, क्योंकि ना अपने पास हाथी थे, और हाथी जैसा विशाल जानवर इन लोगों ने पहली बार देखा था। काफी देर युद्ध चलने के बाद में जब हाथियों की मार से इनके सैनिक नहीं झेल पा रहे थे, तो खुद सिकंदर है ना वो मैदान में उतर गया। अपने वाले पोरस को लड़ रहे थे, तो सिकंदर वर्सेस पोरस हुआ बाद में। अब ये सीन देखा तो क्या हुआ कि जो हाथी पे बैठा पोरस था, तो भाले से उसने क्या किया, बौफ केला, जो कि सिकंदर का घोड़ा था, उसे मार दिया। बौफ केला, उसको मार दिया। किसने मार दिया? सिकंदर, पोरस ने मार दिया। अब ये देख के क्या हुआ कि जब घोड़ा मरा, तो जो सिकंदर था वो जमीन पे गिर गया। और पहली बार ऐसा सीन हुआ था कि उसकी सेना ने देखा था कि पहली बार अपने राजा सिकंदर को किसी ने गिराया है घोड़े से, और उसका घोड़ा भी मार दिया। क्योंकि राजा पोरस भी बहुत साहसी राजा था, बहुत महान राजा था। हाँ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, इसकी जो सेना थी ना सिकंदर की, उसने क्या किया, हाथियों के आंखों पे वार करना स्टार्ट किया और सूंड पे वार करना किया। अब आंख में घाव होने के बाद में हाथी को कुछ दिखा नहीं, और अफरा तफरी मची, और अफरा तफरी के अंदर हाथी अपने ही सैनिकों को दबोचने लगा, अपने ही सैनिकों को मारने लगा। अब जब इनको है ना ये स्थिति बेकाबू हो गई, तो इन्होंने क्या किया, पोरस की सेना वापस इधर आने लगी। इधर से जब ये आ रही थी, तो तब तक है ना सेल्यूकस निकेटर भी इधर से जो बची हुई सेना थी उसको लेके आया था, और ये इधर वाली सेना और इधर वाली सेना दोनों के बीच में फंस गई। और यहाँ पे क्या हो गया, सिकंदर विजयी हो गया और पोरस को बंदी बना लिया। इस युद्ध के अंदर पोरस के दोनों बेटे मारे जाते हैं, उसकी 12,000 पैदल सेना मारी जाती है, मतलब बहुत सारी उसके जनकार वगैरह सब चीजों का नुकसान होता है उसको, क्योंकि 12,000 सैनिक मारे गए, दोनों बेटे मारे गए बेचारे आदमी के। तो बड़ा युद्ध हुआ था उसके बाद में बात करें तो सिकंदर हम मर गया था, ये पोरस। अब इसने पोरस को बंदी बना के, जब है ना इसका जो सेल्यूकस निकेटर का मंत्री था, जब उसने ना सिकंदर के सामने पेश किया, पोरस को जब सिकंदर के सामने पेश किया गया बंदी बना के सेल्यूकस निकेटर द्वारा, तो उसने पूछा कि है ना तुम अब क्या चाहते हो भाई, बोलो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो इसने बोला कि सिकंदर राजा सिकंदर, आप वही सलूक करें जो कि आप अपने शत्रु के साथ करेंगे, मतलब मेरे साथ भी वही सलूक करे। इसने कोई भीख नहीं मांगी जान की, मेरे को छोड़ दो, लास्ट चांस दे दो, ये कर दो, वो कर दो, फलाना दे दो।
तो इससे क्या है कि सिकंदर बहुत ही प्रभावित हुआ और देखा कि यार इतने दोनों बेटे मर गए, इतनी सेना मर गई, राज्य जाने को थे, फिर भी बोल रहे हैं कि ना जो आप शत्रु के साथ व्यवहार करते हैं वही करे, दया भी नहीं मांग रहा, भीख भी नहीं मांग रहा जानकी। तो वो बड़ा प्रभावित हुआ और उसने मित्रता का हाथ बढ़ाया और इसका राज्य वापस लौटा दिया सिकंदर को। सिकंदर ने किसको लौटा दिया? पोरस को उसका राज्य लौटा दिया। अब इसके बाद में जब बात हुई आगे मगध की ओर बढ़ने की, तो सिकंदर की जो सेना थी वो पहले ही डर चुकी थी। उसने एक तो ना सिकंदर को पहली बार से गिरता देखा, उसका बहु खेला जो घोड़ा था वो भी मर गया था, तो उसने सिकंदर को साफ मना कर दिया उसकी सेना ने, और बहुत मोटिवेट करता रहा ये कि भाई आगे चलो आगे चलो, पर उसने नहीं गया क्योंकि बीच में पड़ती थी व्यास नदी। अब व्यास नदी को पार करके जाना, इन्होंने एक नदी का युद्ध अभी अभी लड़ा है जिसके अंदर इनको कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी है, इनकी भी वही सेना मारी गई थी काफी। तो व्यास नदी को पार करने के लिए इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। और उसके बाद में सिकंदर 29 महीने भारत के अंदर बिताने के बाद में वापस कहाँ लौट जाता है? अपने शहर ग्रीस मैसेडोनिया की तरफ लौट ही रहा होता है, जहां पे इसकी 323 ईसा पूर्व के अंदर 323 ईसा पूर्व के अंदर बेबीलोन के अंदर मृत्यु हो जाती है। बेबीलोन के अंदर मृत्यु हो जाती है। अब ये सारी चीज मैंने आपको समझाई है, झेलम का युद्ध समझाया है मैंने आपको अच्छी तरह। अब मैं इस झेलम के युद्ध के अंदर क्या क्या होता है मेन चीजें वो आपको मैं लिखा देता हूं एक बार। देखो सबसे पहले तो यही है कि ये ऊपर वाली जो लाइन है झेलम का युद्ध कहा जाता है, इसे हाइडेस्पिस का युद्ध कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है? वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। ये सारी चीजें हैं मेन। अब बात करें तो ये हुआ कब था, नोट्स के अंदर लिखने के लिए तो मैंने आपको समझाया है, वो आपको याद रखनी स्टोरी, ऐसे याद रखोगे तभी तुम्हारे एग्जाम के अंदर याद करेगा, हिट करेगा। 326 ईसा पूर्व के अंदर ये हुआ था। इसके अंदर सिकंदर विजयी रहता है, सिकंदर विजयी रहता है। और सबसे मेन बात क्या है कि ये किस किस के मध्य हुआ? तो सिकंदर व पोरस के मध्य हुआ, सिकंदर व पोरस के मध्य। सिकंदर व पोरस के मध्य युद्ध हुआ था। उसके बाद में सिकंदर ने क्या किया था? सिकंदर ने वीरता से प्रभावित होकर राज्य वापस लौटा दिया। था राज्य। और 326 सिकंदर विजयी रहता है, सिकंदर और पोरस के मध्य, और सिकंदर ने वीरता से प्रभावित होकर राज्य वापस लौटा दिया था। और इसके बाद में क्या होता है कि ना ये जो सिकंदर है ना वो 2 शहर नगर बसाता है। सिकंदर द्वारा बसाए गए 2 नगर, सिकंदर ने 2 नगर बसाए। पहला था निकाय और दूसरा क्या था? दूसरा इसके जो प्रिय घोड़ा था बहुफकेला, उसके नाम पे था। बहुफकेला नाम का नगर बसाता है। सिकंदर एकमात्र ऐसा राजा था जिसका जन्म अलग जगह हुआ। सिकंदर एकमात्र राजा था जिसका जन्म मृत्यु व अंतिम संस्कार तीनों अलग अलग जगह हुई। तीनों क्या हुई? अलग अलग जगह हुई। मतलब ये मरा कहीं और, जन्मा कहीं और इसका अंतिम संस्कार है वो कहीं और हुआ था। तो ये थी मोटी मोटी बात झेलम के युद्ध के बारे में। और यहाँ पे क्या है, एक और बात लिख लो आप कि सिकंदर की सेना ने आगे लड़ने से मना कर दिया। सिकंदर की सेना ने आगे लड़ने से मना किया। कि वे हाइडेस्पिस का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व के अंदर हुआ। सिकंदर विजय रहता है इस चीज के अंदर। सिकंदर ने 2 नगर बसाए थे, एक का नाम था निकाय और एक का नाम था बहुफकेला। सिकंदर व पोरस के मध्य युद्ध हुआ था। सिकंदर ने वीरता से प्रभावित होकर, किसकी वीरता से? पोरस की वीरता से प्रभावित होकर राज्य वापस लौटा दिया।
सिकंदर एकमात्र राजा था जिसका जन्म, मृत्यु, अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? अलग अलग जगह हुआ। सिकंदर ने अपनी सेना को सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब अपना जो अगला टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य। तो अभी मैं आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में मोटी मोटी जानकारी दूंगा। ये पूरा टॉपिक अपन कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर अच्छे से, क्योंकि मौर्य साम्राज्य एक ऐसा है जिसको अपन को अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि है ना इसके बाद में ही क्या है कि जो बटा हुआ था ना, जैसे अलग अलग मगध वगैरह, ये सब एक मौर्य साम्राज्य, एक चंद्रगुप्त मौर्य ही एक ऐसा राजा होता है जिसने अफगानिस्तान से लेके बंगाल की खाड़ी तक पूरे पूरे जो ये हिंदुस्तान जो आपको आर्यवर्त मिलता है, इसको एक सूत्र में बांधने वाला एकमात्र राजा था। वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने पहली बार ये किया था। अब बात करें पर मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य में आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं तुम्हें मोटी मोटी उसकी बातें बता रहा हूँ। मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने से पहले हमें उसके जानने पड़ेंगे तथ्य कि मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या था, मौर्य साम्राज्य क्या था क्या नहीं। तो भाई एक तो मौर्य साम्राज्य के बाद से क्या मिलती है कि तथाकथित जो लिखित नियम अनुसार व डेट अनुसार, तारीखों के अनुसार, दिनांक अनुसार हमें जो भी जानकारी मिलती है सही से, बिल्कुल जिनको अपन सही मान सकते हैं, वो कहाँ से मिलती है? हमें मौर्य साम्राज्य से मिलती है। मौर्य साम्राज्य की हमें ज्यादातर जानकारियां मिलती है एक तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, और जो ग्रंथ थे एक दो उनसे मिलती है, और एक जो महास्थान अभिलेख है और साहसोरा अभिलेख है उससे, और हेमचंद्र जी की पुस्तक है पशिवर्ती पर्वण, उससे अपन को जानकारी मिलती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है मौर्य साम्राज्य के टाइम का, वो है मेगास्थनीज की इंडिका। अब मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत बन के आया था हिंदुस्तान के अंदर। सेल्यूकस निकेटर आप सबको पता है, जो सिकंदर था उसका सेनापति था। अब सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत आया था हिंदुस्तान के अंदर मेगास्थनीज, उसने जो यहाँ के सामाजिक, यहाँ के जो दुर्ग वगैरह उनके बारे में जो चित्रण किया है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है हिस्ट्री के अंदर, मेगास्थनीज की इंडिका। तो उससे हमें ज्यादातर स्रोत मिलते हैं। उसके अलावा साहित्यिक स्रोतों की जहां तक मैंने बात की है वो यही है। उसके बाद में बात करें अपन है ना आर्कियोलॉजिकल जो तथ्य मिले हैं, जैसे कि मैंने आपको जब मैं सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि साहित्यिक स्रोत अलग होते हैं और जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज होते हैं वो अलग होते हैं, और लिखित लिटरेचर सोर्सेज अलग होते हैं। तो लिटरेचर सोर्स के अंदर आ जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका वगैरह, और ये जो ग्रंथ वगैरह लिखे गए थे कौटिल्य वगैरह द्वारा। अब उसके बाद में बात करें अपन पुरातात्विक स्रोत की, तो पुरातात्विक स्रोत के अंदर एक तो दिल्ली टोपरा वगैरह जो ये अपन को अभिलेख मिला है, अशोक के अभिलेख मिले हैं, वहां से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। और सबसे ये माना जाता है कि मैंने आपको बताया था कि जो फारस से जो लोग थे, फारसी जो अब जब हिंदुस्तान के अंदर आए थे तो उनका प्रभाव था कि वो अभिलेखों पे लिखते थे, और उन्हीं को देख के अपन ने ये लिखना स्टार्ट किया था। और मौर्य साम्राज्य कब स्टार्ट हुआ था? मौर्य साम्राज्य स्टार्ट हुआ था 321 ईस्वी ईसा पूर्व से लेके। अब इनका पहला राजा आता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही महान शासक था, और 321 से लेकर 298 ईसा पूर्व, यानी कि पूरे 23 साल तक इनका राज भी चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण सा बालक था जिसने ना जिसने ना कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त या चाणक्य कह लो, उसकी सहायता से राजा धनानंद को हराया, और उसके बाद में वह राजा बना। तो जो मोटी मोटी बातें बताई हैं वो मैं थोड़ी थोड़ी तुम्हें लिखा देता हूँ। तो तिथि कथित जो मिलता है वो कब से मिलता है? मौर्य के आने के बाद में मिलता है। पहला राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य था 321 ईसा पूर्व से लेकर 298, ये तो मैं लिखने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। 298 ये कल अपन अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मौर्य साम्राज्य एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। 298 यानी 23 साल तक इसने राज किया था। इनका जो मूल क्षेत्र था वो कौन सा था? मूल क्षेत्र था इनका, वो क्षेत्र था वो पीपलीवन। उसके बाद में इनका राजकीय पक्षी था मोर, राजकीय पक्षी था मोर। ये सब बातें तो मैं बता रहा हूँ ना। तथा तिथि कथित मिलता है 321 से लेकर 398 तक इनका पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य आता है। पीपलीवन का मूल क्षेत्र था, राजकीय पक्षी मोर था। तो ये सारी चीजें थी। और बात करें उसके बाद में लघु शिलालेख मिले हैं, जैसे कि अपन को ना पहला शिलालेख, दूसरा अभिलेख, पहला जैसे अशोक का के कलिंग के युद्ध के, तो ये सारी चीजें अभिलेख से मिलती है। अब अपन कल इस साम्राज्य को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से अपन इसके बारे में पहले अपन इसके साहित्यिक स्रोतों को डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में इसके पुरातात्विक स्रोतों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इनके राजनीतिक राजतंत्र को, जो कि आता है सबसे पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य। इसी के साथ अगर आपको एक क्लास, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत। अगर आपको
वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना।